तक आपने सुना कि भैरव दामिनी को शाही टोली से अलग करके रात काटने के लिए एक सराय में ले जाता है। सराय पहुंचकर इन्हें एहसास होता है कि वो असल में एक वेश्यालय है, पर रात में कहीं और बंदोबस्त ना होने के कारण उन्हें मजबूरन वहां रुकना पड़ता है। वहां गांव वालों के दिलों में महल और महल से जुड़े लोगों के लिए नफरत दिखती है। बीर के महल पहुंचकर दामिनी और भैरव को एहसास होता है कि शायद दामिनी वहां अनचाही मेहमान थी। अब आगे। दूसरे दिन दरबार में भैरव और दामिनी पहुंचे। दामिनी जब राजगद्दी की तरफ बढ़ी तो भानु प्रताप ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे लिए एक कुर्सी अलग बनवाई है, तुम थोड़ी ना हमारी पुरानी कुर्सी पर बैठोगी। जब नई कुर्सी मंगवाई गई तो दामिनी के होश उड़ गए। नई कुर्सी कंकाल खोपड़ी की बनी थी। पूरे दरबार में चीखता सन्नाटा छा गया। ये है हमारी राजकुमारी की कुर्सी। ये खास उन लोगों की हड्डियों से बनी है जिन्होंने राज्य के साथ धोखा किया है। राजकुमारी को उस कुर्सी को देखकर वहां बैठे हर इंसान से नफरत हो गई, पर उसने अपना गुस्सा पिया और कहा, हम किसी भी इंसान की मौत का जश्न नहीं मना सकते, चाहे वो दोषी हो या ना हो। इसलिए हम ये कुर्सी स्वीकार करते हैं और अपने छोटे भाई हेमंत को ये कुर्सी भेंट के तौर पर देते हैं, जो हमारे चाचा ने इतने प्रेम से हमारे लिए बनवाई है। मुस्कुराकर चाचा की तरफ देखा। हेमंत मारे खुशी के जाके उस कुर्सी पर बैठ गया। पूरा दरबार उसे उन लोगों के कंकाल पर बैठा देख नफरत से भर गया। भैरव दामिनी की समझदारी पर गर्व महसूस कर रहा था। भानु प्रताप चाहता था कि दामिनी दरबार में पहले ही दिन उन कंकालों पर बैठ के ये साबित कर दे कि लोगों की मौत की जिम्मेदार वही है, पर दामिनी ने भानु की इस चाल को प्यार से पलट दिया। उसने भानु का तोहफा लिया भी और आगे अपने छोटे भाई को दिया भी। तभी एक आदमी अपनी लड़की को बाल से पकड़ते हुए दरबार में लेकर घुसा। लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लड़की देखने में खूबसूरत थी, पर उसके पूरे चेहरे और जिस्म पर मार के दाग थे। आदमी ने लड़की को धक्का देकर जमीन पर फेंक दिया। लड़की ठीक भानु प्रताप के कदमों पर जाकर गिरी। भानु प्रताप ने पैर में पड़ी लड़की को लात मार के अपने पैरों से हटाया। दामिनी दरबार में ही खड़ी थी, पर पहुंचे आदमी ने भानु से बात की, मालिक, मैं चाहता हूं कि इसे 50 कोड़े मरवाए जाएं। क्यों? इसने मेरी समाज में नाक कटाई है। ये लड़की किसी दूसरी बिरादरी के लड़के से प्यार करती है। अच्छा, ले जाओ इसे। और रुकिए, दामिनी ने कहा। पूरा दरबार हैरत से दामिनी को देखने लगा। हमें लगता है कि एक बार लड़की से भी पूछ लेना चाहिए। पूछ क्या लेना चाहिए? हम झूठ बोलेंगे क्या? बाप ने सफाई में कहा। फिर भी इस राज्य में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और किसी भी इंसान को बिना सोचे समझे इतनी सख्त सजा देना महल के उसूलों में नहीं है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वो लड़की की तरफ मुड़ गई। बताओ, क्या तुम पर जो इल्जाम लगे हैं वो सच है? लड़की ने डरते हुए चारों तरफ देखा। डरने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो बोलो। मैं प्यार नहीं करती, बस बात थी कि वो मछली बेचने आता था, इसलिए ये गलत समझ रहे हैं। बाप मारने के लिए आगे बढ़ा तो भैरव लड़की के सामने खड़ा हो गया। भैरव को देख के बाप फिर भानु की तरफ मुड़ा। मालिक, आप क्या ये दरबार लड़कियां चलाएंगी? वो पूछेंगी, ये बताएंगी? भानु किसी गहरी सोच में बढ़ गया था। असल में उसे दामिनी के बीच में बोलने से दिक्कत नहीं थी, बल्कि जिस उम्मीद से लोग उसकी तरफ देख रहे थे उसे उससे दिक्कत थी। लड़की को एक गैर बिरादरी के लड़के से बात करने की तो कोई सजा नहीं दी जा सकती, दामिनी बोली, लेकिन उसको अपने पिता का भरी सभा में अपमान करने की सजा जरूर मिलेगी। इसे 50 कोड़ों की सजा सुनाई जाती है। भानु बोला। दामिनी की आंखें गुस्से से जलने लगी। भानु ने जानबूझकर लड़की को सभा में बोलने की सजा सुनाई थी, क्योंकि वो ऐसा करके असल में दामिनी को बताना चाहता था कि दरबार लड़कियों के चलाने की चीज नहीं है, और कहीं ना कहीं दामिनी के कहने पर ही लड़की बोली थी, तो इस सजा का जिम्मेदार भी वो दामिनी को ही ठहराएगी। हाँ, हमारी राजकुमारी नहीं चाहती कि उसे कोड़े पड़े, तो उसकी सजा अगर कोई बांटना चाहे तो हम
इतनी छूट दे सकते हैं। ये दामिनी को चुनौती थी। पर तब तक भैरव सामने आया। मैं लूंगा उस लड़की की पूरी सजा। पूरा दरबार उसे देखने लगा। राजकुमारी नहीं चाहती कि उनके राज्य में औरतों को भरी सभा में कोड़े खाने पड़े, इसलिए अगर मालिक ने आज्ञा दे दी है तो मैं उसकी सजा लूंगा। दरबार में मौजूद सारी औरतों की आंखों में एक चमक आ गई। आज से पहले उनके लिए कभी किसी ने इस तरह आवाज नहीं उठाई थी। आज से पहले शायद दरबार में औरत के मामले में इतनी देर बहस भी नहीं हुई थी। उनका मामला आते ही बिना उनके सुने उन्हें सजा दे दी जाती थी। भैरव ने 50 कोड़े तो खा लिए, पर उस दिन वीर की औरतें राजकुमारी के लिए थोड़ा नरम हो गईं। दामिनी चाहकर भी भैरव को सजा लेने से रोक नहीं पाई। भानु प्रताप अपनी बैठक में ऊपर नीचे चल रहे थे। उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। साथ में सलाहकार बल्ली भी था। तब तक हेमंत अंदर आया। आपने मुझे बुलाया? उसके आते ही भानु ने उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। हेमंत लड़खड़ा के गिर गया। वो एक हाथ से अपना गाल पकड़े उठा। अब क्या किया मैंने? उसने गुस्से से भानु से पूछा। क्या जरूरत थी वहां भरी सभा में उस कुर्सी पे बैठने की? मैं तो पहले से ही कह रहा था कि वो कुर्सी मुझे चाहिए, पर आप लोगों ने उठा के उस महारानी को दे दी। जब उसने मुझे दे दी तो भी दिक्कत है। गधे का बच्चा, दिमाग में गोबर भरा है क्या? देखा नहीं लोग तुझे वहां किस नफरत से देख रहे थे? तेरी हरकतें ऐसी ही रही तो तू कभी भी बिलासपुर की गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। नफरत? सब डर रहे थे मुझसे। भानु कूड़ा उठा के हेमंत की तरफ लपके कि बल्ली ने रोक लिया। बच्चा है मालिक, जाने दीजिए। पूरी सभा के सामने तेरी बेइज्जती कर गई है वो कल की लड़की, भानु ने हेमंत से कहा और बल्ली के साथ बाहर निकल गए। हेमंत वहीं खड़ा बस ये सोचता रहा कि उसकी बेइज्जती हुई कैसे। कोड़े खाने के बाद भैरव को वैद्य जी दवाखाने में ले गए। बहादुर हो पर अकल भी इस्तेमाल किया करो। लड़की को बिना कसूर पीटने देता। तुम्हें क्या लगता है तुमने उसे पिटने से बचा लिया और वो बच गई? उन्होंने भैरव की नासमझी पर बनावटी हंसी दी। ये वीर है। यहाँ का हाल समझने में तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। यहाँ इंसान नहीं हैवान बसते हैं। न्याय सम्मान यहाँ इन चीजों का कोई काम नहीं। काम आती है तो बस योजनाएं, नीतियां और ज्यादातर कटु नीति। उन्होंने कुछ देर भैरव की आंखों में देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। तब तक राजकुमारी दामिनी वहां पहुंच गई। वेद जी पट्टी कर चुके थे। वो कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर कमरे में गहरा सन्नाटा रहा। तुमसे किसने कहा था कूदने के लिए? वो आपको चुनौती दे रहे थे उस लड़की की सजा लेने के लिए, तो हम स्वीकार करते ना। तुमसे किसने कहा था? राजा ने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। हाँ पता है तुम बस अपना फर्ज निभा रहे हो, पर आज के बाद बिना हमारे कहे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खतरे में होंगी हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं। ये आदेश है हमारा और हमारा आदेश मानना ही तुम्हारा फर्ज है। गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। तभी अचानक दरवाजे पर वो लड़की आ गई जिसकी सजा भैरव ने ली थी। राजकुमारी और भैरव ने फौरन एक दूसरे से नजरें हटा ली। लड़की राजकुमारी को वहां देख के कुछ झिझक गई। दामिनी को समझ में आ गया था कि वो शायद भैरव को शुक्रिया करने आई है, इसलिए बिना कुछ कहे दामिनी वहां से चली गई। उसके जाते ही वो लड़की आगे आई। उसके हाथ में एक टोकरी में ढका कुछ सामान था। उसने टोकरी पहले भैरव के पास रखी। मेरा नाम सुमन है। आपने जो मेरे लिए किया उसका एहसान तो मैं कभी नहीं चुका सकती। बस यही समझ लीजिएगा कि आपके लिए कभी कुछ भी कर पाऊं तो वो मेरा सौभाग्य होगा। एहसान की कोई बात नहीं। तुम्हारी जगह कोई भी बेकसूर होता तो मैं उसके लिए भी यही करता। अगर तुम्हें किसी का शुक्रिया अदा करना ही है तो राजकुमारी दामिनी का करो। अगर वो वहां तुम्हारे लिए ना लड़ती तो मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाता। सुमन ने टोकरी की तरफ इशारा किया। मेरी दादी शाही रसोई में खाना बनाती हैं। उन्होंने भेजा है। किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। जगह जगह मार के निशान के बावजूद भी सुमन एक सुंदर लड़की थी।
सुमन चली गई। भैरव कुछ देर वहीं बैठा रहा। बीर अजीब जगह थी। यहां कौन क्या है और क्या चाहता है जानना और समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज दरबार में जिस तरह राजकुमारी दामिनी को बैठने के लिए एक सम्मानजनक कुर्सी भी नहीं दी गई, भैरव ये समझ गया था कि भानु दामिनी को राजा का उत्तराधिकारी नहीं स्वीकार कर पाया है। वो समझ गया कि उसे अपनी आंख और कान चौकन्ने रखने होंगे। दामिनी अपनी दासियों के साथ अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। तभी वहां रानी रुक्मिणी के साथ एक और औरत आई। दामिनी जानती थी कि रुक्मिणी की महल में या भानु की नजर में कोई हैसियत नहीं थी। तुम तो लड़कों की तरह तलवारबाजी करती हो दामिनी, आपका मतलब है कि अच्छी तलवारबाजी करते हैं। हाँ, मेरा मतलब वही, रुक्मिणी ने झेपते हुए कहा। इनसे मिलो, ये है महामंत्री की बीवी आभा। आभा देखने में कुछ 24-25 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। उसने बहुत ही अदा से झुक के राजकुमारी को सलाम किया। दामिनी हैरत में थी, क्योंकि जिस महामंत्री से वो मिली थी वो कोई 80 साल का बूढ़ा आदमी था। उसकी पत्नी ये कैसे हो सकती थी? शायद उसने दामिनी की आंखों में हैरत देख ली। आप यही सोच रही हैं ना कि हम दोनों की शादी कैसे? उसने हंस के कहा। बस भाग्य समझ लीजिए, शादियां तो सितारों का खेल है। दामिनी को आभा को देखकर सराय की उन लड़कियों की याद आ गई जो अर्धनग्न कपड़े पहने आदमियों को रिझा रही थीं। तभी अचानक वहां भानु बल्ली के साथ आ गया। बल्ली देखने में भयानक था ही, पर उसकी एक पत्थर की आंख उसे और डरावना बना देती थी। दामिनी ये देख रही थी कि सुबह दरबार के बाद से ही बल्ली उसके इर्द गिर्द ही टहल रहा था, जैसे उस पर नजर रखने की कोशिश कर रहा हो। उनके साथ भानु का बेटा हेमंत भी था। दामिनी को इनमें से किसी में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, सो वो अपनी तलवारबाजी में ही लगी थी। पर जिस तरह से आभा बल्ली को देख रही थी वो दामिनी की नजर में आ गया था। सिर्फ हवा में तलवार चलाना जानती है या सच में लड़ भी सकती है? हेमंत ने ताना मारा। ये तो लड़के ही पता चल सकता है, दामिनी ने जवाब दिया। तो आइए फिर। हेमंत जैसे इसी चीज का इंतजार कर रहा था। पहला हमला हेमंत ने किया। दामिनी ने उसे रोककर पीछे फेंका और फिर लगातार वार करती हुई हेमंत को पीछे की तरफ ले गई। हेमंत लड़खड़ा कर गिर गया। रोमा को हंसी आ गई। उसके बाद हेमंत के हाव भाव बदल गए। फिर ये उसके लिए खेल नहीं रहा। दामिनी ने कलाबाजी खाकर 2 बार अपने आप को बचाया। उसके बाद हेमंत की तलवार ने दामिनी के बाएं हाथ पर वार किया। दामिनी बची, पर चीरा लग गया था। दामिनी का खून देखते ही रोमा बीच में कूद पड़ी। खेल रुक गया। हेमंत ने झूठी फिक्र दिखाते हुए कहा, अरे ये तो सच में लग गई। इतनी बड़ी योद्धा के लिए ये छोटे मोटे जख्म क्या चीज है? चलिए राजकुमारी, चलते हैं, रोमा ने नफरत से हेमंत को देखते हुए कहा। हेमंत बेशर्मों की तरह हंस रहा था। भानु ने उसे घूर कर देखा। हेमंत को अचानक सुबह का थप्पड़ याद आ गया, जैसे भानु ने फिर उसके गाल पर वही थप्पड़ मारा हो, इस बार आंखों से, और वो चुप हो गया। हाँ राजकुमारी, खेलकूद में तो ये सब लगा ही रहता है। और फिर आप तो इतनी बहादुर हैं, रुक्मिणी ने डरी हुई आवाज में कहा। वो जानती थी कि बिलासपुर में राजा को अगर ये बात पता चल गई तो हेमंत की खैर नहीं थी। वो अपने इकलौते बेटे के लिए डर रही थी। उसने रोमा से कहा, राजकुमारी को कमरे में ले जाओ, मैं वेद जी को फौरन वहां भेजती हूं। रात को भानु अपनी बैठक में बैठा था। उसके साथ उसकी एक पत्थर की आंख वाला बल्ली भी खड़ा था। ये लड़की उतनी सीधी खीर नहीं है जितना हम उसे समझ रहे थे। बल्ली, हुक्म करिए मालिक, सब बंदोबस्त हो जाएगा। जब तक राजा जिंदा है इसे हम रास्ते से हटा भी नहीं सकते, और इसका ज्यादा दिन तक यहां रहना हमारे लिए घातक हो सकता है। ये जनता के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश में लग गई है, और जो आज हुआ उसके बाद हमें लगता है ये कामयाब भी हो जाएगी। बल्ली चुपचाप भानु की बातें सुन रहा था। उसके नौकर बहुत वफादार हैं, पहले उन्हें तोड़ो। उसकी दासी रोमा और वो लड़का, क्या नाम है उसका? भैरव। भैरव को निशाना बनाओ। उन दोनों के रास्ते से हटते ही दामिनी कमजोर हो जाएगी।
जी मालिक, याद रहे उनकी मौतों को मिसाल बना देना, ताकि आने वाले दिनों में भी हमारे फैसले के खिलाफ जाने की कोई हिम्मत ना कर सके। क्या दामिनी सच में वीर के हालात सुधार पाएगी? क्या दामिनी के आने के बाद एक बड़ी साजिश ने महल में घर करना शुरू कर दिया है? जानने के लिए सुनते रहिए